हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब इसी के साथ कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जिसके दो पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया जाएगा और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय गॉस प्रेशर? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन इन द प्रेशर विथ डेप्थ। ठीक है, तो गॉस प्रेशर बेसिकली क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट प्रेशर का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने आंसर के तौर पे लिखा हुआ है कि द गॉस प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज द डिफरेंस इन द टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, किन दो चीजों के बीच का डिफरेंस है, जरा इस बात पे गौर फरमाइएगा। तो गॉस प्रेशर एट अ पॉइंट इन द लिक्विड इज द डिफरेंस ऑफ टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका डिफरेंस होता है क्या? गॉस प्रेशर। क्या आप लोगों के दिमाग में फंडा पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन सवाल के अंदर ना एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सा पॉइंट और था कि व्हाट डू यू मीन बाय, वो तो अपन ने कर दिया। डिराइव द एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन डिराइव भी करना है फॉर द वेरिएशन इन द प्रेशर विथ डेप्थ। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसका डेरिवेशन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जरा गौर करते हुए चलना बहुत ही शानदार खूबसूरत तरह से। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ना एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अपने पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है सर? इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है बहुत सारा लिक्विड। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो भाई इसको लिक्विड को अपन भर देते हैं पूरा टॉप टू बॉटम। ये अपन ने लिक्विड पूरा भर के रख दिया है। यस सर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जैसे आप लिक्विड में, जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे ना तो जो लिक्विड प्रेशर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे आप लिक्विड में नीचे की तरफ आएंगे तो जो लिक्विड प्रेशर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जितना आप ऊपर रहेंगे ना तो लिक्विड प्रेशर की जो वैल्यू है ना वो कम कम रहती है। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप भाई यहाँ पे फोकस कर लीजिए। जैसे मैंने मान लिया कि भाई एक पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। मेरे को पहले तो यहाँ पे लिक्विड प्रेशर निकालना है, उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं एक पॉइंट ना यहाँ पे ले लेता हूँ और फिर मेरे को ना यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर निकालना है। बोलो हाँ कि ना? ये वाली बात समझ में आ रही है? पक्का। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी अपन साफ सफाई कर दें, यहाँ से जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उसको हटाया जाए 2 मिनट के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अपन यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अपन क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कुछ इस हिसाब से करेंगे कि वो जो कंसर्न पॉइंट है ना वो उस इमेजिनरी सिलेंडर के टॉप पे आ जाए। ठीक है, मान लीजिए कि ये अपने पास एक इमेजिनरी सिलेंडर है, तो वो जो ये ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, व्हाइट वाला पॉइंट, वो ना इस इमेजिनरी सिलेंडर के जो टॉप वाला सरफेस है ना उसके ऊपर लाई कर रहा है, और जो नीचे वाला पॉइंट है ना वो इसके बॉटम वाले सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा अपन को एम्बॉडीमेंट देना पड़ेगा, इसको अपन को थोड़ा सा एम्बॉडीमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ये दिया अपन ने, बहुत ही खूबसूरत सा एम्बॉडीमेंट, क्या बात है। ठीक है, चलिए बढ़िया सर, एक तरफा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसकी जो अपने पास ये टोटल डेप्थ जो है ना, ठीक है, ये जो है
इसको अपन मान लेते हैं कितना सर, इसको अपन मान लेते हैं चलो h के बराबर, ठीक है। इसको हमने मान लिया चलो कितना सर, इसको अपन ने मान लिया चलो h के बराबर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि लिक्विड पे ना हर तरफ से प्रेशर तो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। मतलब ये देखो पहली बात तो क्या है कि ये ना हमने एक ऐसा कॉलम बना लिया, लेकिन क्या इसके अंदर लिक्विड नहीं होगा सर, लिक्विड तो बिल्कुल होगा, ठीक है। वो तो हमने इमेजिनरी 2 पॉइंट्स हम लोगों ने बना के रख दिए हैं, बाकी लिक्विड तो अंदर होगा ही होगा, उसको अपन रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। लिक्विड तो अंदर होगा ही होगा, इसको अपन रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस, जरा गौर करते हुए चलेगा, ये जो लिक्विड है ना ये हर तरफ से परपेंडिकुलर प्रेशर अप्लाई, फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ से ऐसे फोर्स अप्लाई करा और यहाँ से ऐसे फोर्स अप्लाई करा, ये कैंसिल आउट हो गया पेयर में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फोर्स अप्लाई हो गया है, यहाँ पर ऐसे फोर्स अप्लाई हो गया है, कैंसिल आउट हो चुका है पेयर में। उसी हिसाब से ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स भी कैंसिल आउट होते हुए चल रहे हैं पेयर्स में, ठीक है। ये सारे फोर्सेस जो है ना ये कैंसिल आउट हो रहे हैं बकायदा पेयर में, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गए पेयर में, लेकिन जो ऊपर से फोर्स आ रहा है वो तो कैंसिल आउट नहीं होगा सर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़े में बनाते हैं, यहाँ पर ऊपर से जो फोर्स लग रहा है लिक्विड का वो तो कैंसिल आउट नहीं होगा, और उस फोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, ठीक है। उस फोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, नीचे वाले फोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। सर ये फोर्स की वैल्यूज डिफरेंट क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो जरा गौर करिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो वहां से फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। चलो ये बात हमने मान ली कि एरिया तो फिर भी कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है। ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम है, नीचे प्रेशर आएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, जिस वजह से लिक्विड के द्वारा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो अब जो ये ऊपर से लग रहा है ना इसको अपन बोल देंगे क्या, F1 बोल देंगे, ठीक है। और ये जो नीचे से लग रहा है इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे अपन F2, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला मसला पूरा क्लियर है? सर ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, ये जो लिक्विड है इसका पूरा सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो पूरा मास है ना वो उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। लिक्विड का जो पूरा मास है हम मान लेते हैं कि लिक्विड का पूरा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका जो वेट काम करेगा ना, इसका वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस कंडीशन में इसका जो वेट काम करेगा वो काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये वेट कितना हो जाएगा सर, इसका वेट हो जाएगा mg के बराबर। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, इसका वेट कितना हो जाएगा सर, mg के बराबर, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो, जरा गौर करते हुए चलना, टोटल फोर्स कितना है, ये पूरा सिस्टम जो है ना वो इक्विलिब्रियम में, लिक्विड इज एट रेस्ट, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक की, तो इसको भूलना मत कि हम लोग बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक की, ठीक है। तो देयरफॉर लिक्विड इज एट रेस्ट। अब जब लिक्विड रेस्ट पर है तो फिर टोटल फोर्सेस कितने काम करेंगे इसके ऊपर, सर लिक्विड रेस्ट पर है तो टोटल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई, ऊपर से कितना फोर्स काम कर रहा है सर, F1 का फोर्स काम कर रहा है। नीचे से कितना काम कर रहा है सर, माइनस का F2 काम कर रहा है। और नीचे कितना एक और फोर्स काम कर रहा है, इस बॉडी का वेट, इस लिक्विड इंक्लोज का वेट, ठीक है। बट टोटल फोर्स हैज टू बी इक्वल टू 0 बिकॉज लिक्विड इज एट रेस्ट, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो आप इसको जब सॉल्व आउट करेंगे ना तो F2 माइनस का F1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में सर, m इंटू जी, ठीक है। दोनों को वहां फेंक दो तो F2 माइनस का F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा सर, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर क्या, P2 एरिया माइनस क्या हो जाएगा P1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, m इंटू जी लिखा हुआ है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा अच्छे से, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास के लिए अपन क्या कर देंगे, डेंसिटी इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम अपने पास होगा a इंटू एच, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम, सर वॉल्यूम होगा a इंटू एच और बाकी जी तो था ही, ठीक है। अब a कॉमन निकाल लेना, काटा पीटी मचा देना, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच, ए से a कट गया तो h रो g के बराबर आ जाएगा। अब जरा गौर करेगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि ये जो कंसर्न पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज समथिंग एंड समथिंग, ठीक है। ये लेते हैं अपन ये वाला कलर, इसको अपन x बोलते हैं, इसको अपन चलो y बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। इस वाले पॉइंट को x नाम दिया, इस वाले पॉइंट को y नाम दिया। अगर अपन ऐसा करें कि x वाले पॉइंट को अपन सरफेस ऑफ द लिक्विड पे लेके चले जाएं, ठीक है। अगर अपन ऐसा करें कि जो अपना x वाला पॉइंट है उसको अपन लिक्विड के सरफेस पे लेके चले जाएं, तो लिक्विड के सरफेस पे जाने पे उस पर जो भी प्रेशर काम करेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर होगा सर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो अपन इसको यहां पे लिख देते हैं कि नाउ इफ वी टेक, नाउ अगर अपन, नाउ इफ वी टेक द पॉइंट x, नाउ इफ वी टेक द पॉइंट x on the surface of the liquid, now if we take point x on the surface of the liquid,
अगर अपन पॉइंट x को सरफेस ऑफ द लिक्विड पे लेके चले जाएंगे तो उसके ऊपर जो प्रेशर काम करेगा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर होगा सर? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। नाउ इफ वी टेक द पॉइंट x ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, देन द प्रेशर acting at that point is the atmospheric pressure, ठीक है, is the atmospheric pressure। तो अब जो प्रेशर काम करेगा at that point, that particular pressure is going to be called as the atmospheric pressure। आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, ये वाली बात पूरी शानदार तरह से समझ में आ गई है, ठीक है। तो P1 को मैं कहना चाह रहा हूँ कि P1 is going to be the atmospheric pressure, ठीक है। तो P1 is basically going to be the atmospheric pressure। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। तो दिस P1 is going to be called as the atmospheric प्रेशर। तो आप क्या कर सकते हैं इसको? P2 माइनस PA, इसको आप क्या कर सकते हैं? P2 माइनस का PA इज इक्वल्स टू, अपने पास क्या हो जाएगा सर? H इंटू रो इंटू जी के बराबर, ठीक है। तो P2 माइनस PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर अपने पास में? P2 माइनस PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर अपने पास में? H रो जी, एंड दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज कॉल्ड एज द गॉज प्रेशर, ठीक है। इसी को कहा जाता है फिर क्या सर? गॉज प्रेशर। इसी को फिर क्या कहा जाता है सर? गॉज प्रेशर। बोले हाँ कि ना? बताएं, ये वाली बात आप लोग को शानदार तरह से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो डेरिवेशन करना था, डिराइव करके रख दिया है पूरा का पूरा फॉर्मूला। ये रहेगा आपके पास में इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका। चलिए फिर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, सुप्रीमली क्लियर हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। निपटाया जाए इसको। दिस वाज गॉज प्रेशर, ठीक है। और ये इसका आंसर था, आप लोग ने नोट करके रख लिया होगा। इसको निपटाते हैं। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। डिफाइन पास्कल्स लॉ एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उसके बाद ड्रॉ करना है डायग्राम फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड शो दैट द स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन विल बी अपीयरिंग एज अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन द लार्ज एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है। तो पहली बात तो पास्कल लॉ क्या होता है? तो पास्कल्स के लॉ में ये कहा गया है, पास्कल के लॉ में ये कहा गया है कि एक ऐसा लिक्विड जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में है। पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि पास्कल के लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लिक्विड शुड बी एट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। पहली बात तो यह है कि पास्कल लॉ अप्लाई ही तब होगा जब लिक्विड जो है ना शुड बी एट द इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा मसला क्या होता है? पहली बात तो ये हो गई, और दूसरा मसला क्या होता है कि लिक्विड जो है ना वो इंक्लोज होना चाहिए, ठीक है। खुला हुआ लिक्विड नहीं होना चाहिए, लिक्विड शुड बी इंक्लोज्ड, ठीक है। लिक्विड शुड बी इंक्लोज्ड लिक्विड, ठीक है। लिक्विड जो है ना वो इंक्लोज्ड होना चाहिए। ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? यस सर, ये वाला पूरा फंडा जो है ना शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है। तो लिक्विड शुड बी एट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट एंड लिक्विड शुड बी व्हाट? लिक्विड शुड बी इंक्लोज्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? डिफाइन करना है पास्कल के लॉ को। डिफाइन क्या करना है सर? पास्कल के लॉ को। तो पास्कल्स लॉ, अच्छा इसका डेफिनेशन तो आ चुका है कि यार जब भी किसी ऐसे लिक्विड जो कि इंक्लोज्ड है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पर है, अगर आपने उस पर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो जो आपने इंक्रीज इन प्रेशर करा है ना वो उस लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। जिसका सीधा सा मतलब मैं तुमको यहां दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिथीन है और इसको क्या है ना कि अपन ने ऐसे एकदम टॉप से एकदम बांध के रखते हैं अभी अपन, ठीक है। मतलब रबर बैंड लगा दे, इसके अंदर कोई लिक्विड होगा, ठीक है। इसके अंदर मान लेते हैं एक लिक्विड है। अब क्या कर रहे हैं कि अपन ने ना इस पूरे लिक्विड को पूरा क्या है, ये पूरी पन्नी जो है ना इसको अपन ने पूरा टॉप से बांध के रख दिया है, ठीक है। तो रबर बैंड से एकदम पूरा बांध के रखा है, टाइटली इंक्लोज्ड है, ठीक है। ये जो पूरा लिक्विड है ना ये बाकायदा पूरा टाइटली इंक्लोज्ड लिक्विड है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, बाकायदा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देख क्या होता है, जैसे अपन ने वहां पे उसको एकदम टाइटली पैक कर दिया तो यहां पे क्या हो गया, ये लिक्विड हो चुका है इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में, इंक्लोज्ड भी है इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर अपन मान लेते हैं कि यहाँ ना अगर अपन कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक रॉड को डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे किसी रॉड को ऐसे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब रॉड को इंसर्ट करेंगे ना तो फिर ऐसी कुछ कहानी हो जाएगी, जो पूरा पन्नी है ना वो ऐसा हो जाएगा, फिर
आप समझ पाए मेरी बात को? यस सर, ये वाली बात तो पल्ले पड़ गई। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने जो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करा है वो मान लेते हैं अपन ने 100 पास्कल का प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने जो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है वो 100 पास्कल्स का प्रेशर इंक्रीज कर दिया है। तो जो प्रेशर आपने डेवलप करा है ना वो लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। इसका मतलब अगर आपने 100 पास्कल का प्रेशर यहाँ पे लगा दिया है तो लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे जो प्रेशर है ना वो 100 पास्कल से बढ़ जाएगा। ठीक है, हर पॉइंट पर जो प्रेशर है वो 100 पास्कल से बढ़ जाएगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? हर पॉइंट पे ऐसा होने वाला है, लिक्विड के अंदर आने वाले हर पॉइंट पर ऐसा ही होने वाला है कि हर पॉइंट पर जो प्रेशर है वो 100 पास्कल से बढ़ने वाला है। बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में कि नहीं आ गई? तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं पास्कल्स लॉ कि कोई भी लिक्विड जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में है, अगर आपने उस पर कहीं से किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो जो इंक्रीज इन प्रेशर है वो लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली। ठीक है, आगे पूरी बात समझ में? इसलिए पास्कल्स लॉ को ना इक्वल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच, इसको भी कहीं पर लिख लेना, नोट कर लेना। तो एक तो लॉ लिख लेना, उसके बाद लिख देना कि दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच, दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बिकॉज ऑफ विच दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज equal transmission of pressure law, because of which this law is also called as equal transmission, this law is also called as equal transmission of pressure law, this law is called as the equal transmission of pressure law। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका होगा, तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे पूरी बात समझ? यस सर, ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है बेहतरीन तरह से। ठीक है, तो यही था अपने पास पास्कल्स लॉ लिखा हुआ है। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द इंक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। आप लोगों के दिमाग में पूरा फंडा क्लियर है? यस सर, ये चीज पूरी बाकायदा क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। What is the surface energy of a liquid surface? ठीक है, किसी भी लिक्विड सरफेस की सरफेस एनर्जी क्या होती है? ठीक है, तो सरफेस एनर्जी बेसिकली क्या होगी? सरफेस एनर्जी ऑफ अ गिवन लिक्विड सरफेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस। ठीक है, जब भी आपको किसी भी चीज पे ना एनर्जी निकालनी होती है ना तो आप वर्क निकाल दिया करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास ये पेन है। ठीक है, अब इस पेन को अगर मैं एच हाइट तक लेकर के जाता हूं तो एच हाइट तक लेके जाने में मुझे जो वर्क करना पड़ा होगा इस पेन के ऊपर, वही वर्क इस पेन के अंदर स्टोर हो गया होगा इसकी एनर्जी के फॉर्म में, कॉल्ड एज इट्स ओन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो फिर आप वर्क निकालिए ना उससे कुछ ज्यादा ना उससे कुछ कम। आगे आपको ये वाली पूरी बात समझ में? अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे वर्क, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। ठीक है, अब सरफेस एनर्जी की बात करें तो किसी भी सरफेस को बनाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, सरफेस के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, कॉल्ड एज द सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब सरफेस को बनाने में हमें वर्क करना पड़ता क्यों है? बिकॉज सरफेस पे ना एक बहुत ही तगड़ा फोर्स काम कर रहा होता है जिसे कहा जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन वो फोर्स होता है जिसकी वजह से सरफेस जो है ना, वो जो लिक्विड सरफेस होता है ना, वो अपना एरिया मिनिमम करने का ट्राई करता है। ठीक है, नाउ सरफेस पर एक ऐसी प्रॉपर्टी काम कर रही है जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाए, लेकिन आप उसका एरिया जो है ना वो बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको फिर वर्क तो करना पड़ेगा, बिकॉज आपके इंटेंशन को कोई अपोज करने वाला वहां मौजूद है। आप चाहते हो एरिया को बढ़ाना और लिक्विड सरफेस के पास प्रॉपर्टी है सरफेस एरिया मिनिमम रखना, तो मतलब वहां पे जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज सरफेस टेंशन, तो आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, और ये जो आपने वर्क करा है सिस्टम के ऊपर, यही सिस्टम में, यही सरफेस में स्टोर हो जाएगा उसकी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। आगे पूरी बात समझ? यह सब पूरा फंडा समझ में आ गया। अब जरा इसका डायग्राम देखो, एक्सप्रेशन देखो फॉर सरफेस एनर्जी। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि सरफेस एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो वर्क ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है, यस सर, क्लियर करें पूरा फंडा? बिल्कुल क्लियर करते हैं सर। ठीक है, चलिए देखिए जरा इसके ऊपर। ये हमारे पास ना एक मान लेते हैं एक यू शेप का ट्यूब है। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब बेसिकली एक तार ले लो, तार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है ना कि तार का ना ये वाला सरफेस ये लो ऐसे, यहाँ पे एक स्लाइडर बना के रखा है अपन ने, क्या बना के रखा है सर, स्लाइडर बना के रखा है, तार का ही मटेरियल है इसका, यहाँ पे एक लॉक है, यहाँ पे एक लॉक है, ठीक है। अगर हम चाहें तो लॉक को खोल के इसको फिर अपन आगे मूव कर सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। और फिर अपन ने क्या करा ना कि नीचे मान लो कि एक बाल्टी है जिसमें सोप का सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब कपड़े उसमें धुलने वाले हैं तो वो सोप का सोल्यूशन तैयार है, ठीक है। अब इसको यहाँ से पकड़ो, इसको यहाँ से पकड़ो और उसको निकालो, निकाल लिया, आ गया तुम्हारे हाथ में, ये पूरा लॉक लगा हुआ है तो ये ढीला नहीं, हिल नहीं रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ा, इसको यहाँ से पकड़ा और टक करके निकाला, इसको बोर्ड से निकल गया बाहर। अब नीचे क्या है, सोप का सोल्यूशन, पट्ट करके डाल दो उसमें, ठीक है। और जैसे झप्प करके बाहर निकालोगे ना तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये एरिया था ना उस पर एक क्या सोप की परत चढ़ जाएगी, एक सोप की फिल्म डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सोप की यहाँ पे क्या हो जाएगी सर, एक फिल्म डेवलप हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब मुझे इस सरफेस एरिया को बढ़ाना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको ना यहाँ से आगे लेके चलूंगा। अभी मैंने कोई सरफेस थोड़ी बना दिया, सरफेस मैंने अभी कोई थोड़ी बना दिया है, सरफेस तो मैं बनाऊंगा ना अब, ठीक है। सरफेस कैसे बनाऊंगा, जब मैं इसको खींचूंगा ऐसे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो जैसे मैंने स्लाइडर को खींचा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे स्लाइडर मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी, एब्सोल्युटली। इस स्लाइडर की लेंथ कितनी है, एल के बराबर, ठीक है। तो अब जो अपने पास में लिक्विड सरफेस है ना वो दरअसल खिंच करके यहाँ तक पहुंच गया होगा, ठीक है। लिक्विड सरफेस जो है अपने पास में वो खिंच करके यहाँ तक पहुंच गया होगा, टन 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 टन, ठीक है। लिक्विड सरफेस खिंच करके यहाँ तक पहुंच चुका है। और अब यहाँ पे इसको अपन बनाते हैं पूरा ऐसा करके, ये रहेगा तुम्हारे पास में लिक्विड सरफेस, एक्सटेंडेड लिक्विड सरफेस है बकायदा ये पूरा, ठीक है। अब देख क्या होता है ना कि अब ये सरफेस बनाने में यू हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क, और ये जो वर्क करोगे वही सिस्टम के अंदर में स्टोर हो जाएगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, कॉल्ड एज द सरफेस एनर्जी। और इसको अपन डब्ल्यू से करेंगे रिप्रेजेंट यार, ठीक है। सरफेस एनर्जी को अपन क्या है, W से करने वाले हैं रिप्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो यहां तक का फंडा पूरा क्लियर, कहानी में जरा आगे बढ़ा जाएगा अब, ठीक है। तो यार वर्क इज इक्वल टू क्या होता है सर, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क इज इक्वल टू क्या होगा सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यार यहाँ पे ना लेंथ ऑफ द स्लाइडर वाज बेसिकली एल के बराबर, और यहाँ पे जितना आपने डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर प्रोड्यूस करवाया था ना वो डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट था, चलो कितना सर, एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट के तौर पे यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एस नहीं एक्स ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यार सरफेस टेंशन जो होता है ना वो होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो सिंस वी ऑलरेडी नो कि सरफेस टेंशन इज बेसिकली द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो यहां से जब एफ निकालना होगा तो एस इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। एफ निकालना होगा तो एस इंटू एल हो जाएगा, तो एस इंटू एल इंटू एक्स आ गया। अब ये जो एल इंटू एक्स था ना, दिस इज द इंक्रीज इन एरिया ऑन वन साइड, ठीक है। जबकि हमें क्या है, यहाँ पे जो अपने पास सोप का फिल्म बनाना है इसके पास दो फ्री सरफेसेस हैं। नाउ व्हाट इज बेसिकली अ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी हवा है, इसके नीचे भी हवा है, तो इसके पास दो फ्री सरफेसेस हैं, ठीक है। तो अब आप एक काम करेंगे, दो फ्री सरफेस थे तो फिर दोनों पे काम करना पड़ेगा, तो आप इसको कर देंगे ट्वाइस ऑफ एल इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए चीज को क्लियरली लिख देता हूँ कि जो ट्वाइस ऑफ एल इंटू एक्स है ना, यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ एल इंटू एक्स है ना, इसको बोलते हैं अपन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑन बोथ द साइड्स। क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक का मसला पूरा क्लियर हो गया, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2lx यही वो चीज थी, तो इसको क्या फिर अपन डेल्टा ए बोल दें क्या, यस सर डेल्टा ए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ना इसी के हिसाब से अगर चलते हुए रहेंगे तो देयरफॉर सरफेस एनर्जी मतलब वर्क इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन और ट्वाइस ऑफ एलएक्स क्या होता है, इंक्रीज इन द एरिया। बस बात ही खत्म हो गई यहाँ तक, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर हो गया है, यस सर यहाँ तक का मसला हमारे दिमाग में पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया है। वर्क निकाला है, सरफेस एनर्जी है, तो इसकी यूनिट भी बकायदा क्या होगी सर, जूल्स होगी, ठीक है। सरफेस एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, यूनिट इसकी हो जाएगी जूल्स के बराबर। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, यस सर पूरा फंडा क्लियर है। जूल इज द एसआई यूनिट, जूल इज द एसआई यूनिट फॉर वर्क, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये था अपने पास में सरफेस एनर्जी का प्रॉपर डेरिवेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। चले निपटाया जाए इसको भी।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड द सोप बबल। ठीक है, अब देख क्या होता है, जैसे मान ले लिक्विड ड्रॉप है ना, तो लिक्विड ड्रॉप पे ना लिक्विड के सरफेस पे एक फोर्स काम कर रहा होता है जिसको अपन कहते हैं सरफेस टेंशन, जो कि लिक्विड सरफेस का एरिया जो है मिनिमाइज करने का ट्राई करता है। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन ही काम कर रहा होता, अगर लिक्विड सरफेस पे सरफेस टेंशन के अलावा कुछ नहीं काम कर रहा होता, अगर मैं बोल रहा हूं ऐसा, ठीक है, इफ, तो अगर सिर्फ सरफेस टेंशन काम कर रहा होता तो उसकी वजह से लिक्विड ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है ना वो और छोटा हो जाता, और छोटा हो जाता, और छोटा हो जाता, अल्टीमेटली लिक्विड ड्रॉप का एरिया शुड हैव बीन वैनिश। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं सर, वैनिश तो नहीं होता। इसका मतलब क्या कि सरफेस टेंशन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है ना उसको अपोज करने के लिए लिक्विड के अंदर से, लिक्विड ड्रॉप के अंदर से कुछ एक्सेसिव प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिस एक्सेसिव प्रेशर के कारण लिक्विड ड्रॉप अपने सरफेस एरिया को मेंटेन कर पा रहा है। बिकॉज अगर सिर्फ सरफेस टेंशन काम करता तो लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया और छोटा और छोटा और छोटा होकर के अल्टीमेटली वैनिश हो जाता, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इसका मतलब लिक्विड ड्रॉप के अंदर से भी कुछ टेंडेंसी है अपना सरफेस एरिया बनाए रखने की, और उस टेंडेंसी में बेसिकली क्या डेवलप हो रहा है? अंदर से एक्सेसिव प्रेशर डेवलप हो रहा है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख देते हैं कि इफ ओनली सरफेस टेंशन हैज टू एक्ट। ठीक है, अगर सिर्फ सरफेस टेंशन काम करता है, ठीक है, इफ ओनली सरफेस टेंशन हैज टू एक्ट, इफ ओनली सरफेस टेंशन हैज टू एक्ट, देन द लिक्विड ड्रॉप, then the liquid drop should contract to vanish, then the liquid drop should contract, मतलब पिचक जाएगा, should contract to vanish, but this is not what actually happens। ठीक है, but actually ये होता नहीं है। ठीक है, but this is not what actually happens, but this is not what actually happens। एक्चुअली ये होता नहीं है। तो सर एक्चुअली क्या होता है? तो एक्चुअली सर ऐसा होता है कि अंदर से ना कोई एक्सेसिव प्रेशर डेवलप हो रहा होगा जो कि लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया मेंटेन करने में लिक्विड ड्रॉप की सहायता कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट देयर इज सम एक्सेसिव प्रेशर, दिस मीन्स दैट देयर इज, इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई एक्सेसिव प्रेशर तो है। दिस मीन्स दैट देयर इज सम एक्सेसिव प्रेशर, इसका मतलब यह है कि यहां पे कुछ एक्सेसिव प्रेशर तो है। ठीक है, दिस मीन्स दैट देयर इज सम एक्सेसिव प्रेशर विच टेंड्स टू मेंटेन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर विच टेंड्स टू मेंटेन which tends to maintain the surface area of the liquid drop। ठीक है, which tends to maintain the surface area of the liquid drop। आ गई ये वाली बात समझ में? which tends to maintain the surface area of the liquid drop, which tends to maintain the surface area of the liquid drop। ठीक है, मैं चाहूंगा एक दफा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद फिर आपका जो प्रॉपर डेरिवेशन है ना उसको अपन क्लियर आउट करते हैं। बोलो हाँ कि ना, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, बाकायदा समझ में आ रही है सर, बाकायदा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो सरफेस टेंशन है, और एक्सटेंशन के पीछे, एक्सपेंशन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो लिक्विड ड्रॉप के अंदर से आने वाला एक्सेसिव प्रेशर है। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए एक लिक्विड का ड्रॉप ना टपका, एक पानी की बूंद, ठीक है, मान लीजिए एक पानी की बूंद अगर टपकी तो उसका रेडियस क्या होगा इनिशियली? सर रेडियस तो उसका आर के बराबर ही होगा। ठीक है, इसका जो इनिशियल रेडियस है सर वो कितना होगा? इसका इनिशियल रेडियस तो सर आर के बराबर ही होगा। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे जैसे ही ये गिरेगा ना तो इसमें लिक्विड ड्रॉप अपना सरफेस एरिया मेंटेन करने के चक्कर में, बिकॉज अगर सिर्फ सरफेस टेंशन काम करेगा तब तो वो वैनिश ही हो जाता। ठीक है, तो अंदर से क्या एक एक्सेसिव प्रेशर डेवलप हो रहा है, अंदर से क्या डेवलप हो रहा है सर? एक एक्सेसिव प्रेशर डेवलप हो रहा है। एक्सेसिव प्रेशर की वजह से इसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन आता है, एक्सेसिव प्रेशर की वजह से इसमें एक छोटा सा क्या एक्सपेंशन आता है, और वो डेल्टा आर के अमाउंट का एक्सपेंशन आता है। तो अब क्या यहाँ पे जगह बहुत छोटी सी है तो मैं डेल्टा आर लिखूँ, इससे बेटर क्या है, तुम समझदार लोगों, अगर मैं इसको सीधे दूसरे कलर के पेन से कर देता हूं, अगर मैं इसको सीधे r प्लस डेल्टा आर करूंगा तो कैसा रहेगा? अगर मैं इसको सीधे सेंटर से r प्लस डेल्टा आर कर दूंगा तो कैसा लगेगा? सर बकायदा बहुत ही बढ़िया लगेगा, मजा आ जाएगा सर, r प्लस डेल्टा आर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो लिक्विड ड्रॉप में क्या है कि एक सडन एक्सपेंशन तो आ रहा है। अच्छा, एक सेकेंड बस। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप में क्या हो रहा है कि सर एक सडन ना एक्सपेंशन तो
आ रहा है, ठीक है। तो अपन निकालते हैं कि कितना वर्क डन होता है, फिर अपन प्रेशर तक पहुंच जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलेगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सर, ठीक है। फोर्स कितना है F और डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? डेल्टा आर, ठीक है। अब एक बात आप जरा समझते हुए चलेगा बहुत ही खूबसूरत तरह से, ठीक है। जरा गौर करिए, होता क्या है ना बेसिकली कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो उसी हिसाब से फोर्स क्या हो जाएगा? तो सर फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जिस हम प्रेशर की बात करेंगे ना, वो होगा एक्सेसिव प्रेशर P, और हम जिस एरिया की बात करेंगे सर, एरिया होगा स्फीयर का, तो बोले तो 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास में प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, एंड एरिया इज बेसिकली 4 पाई आर का स्क्वायर। और उसके बाद उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है सर? डेल्टा आर के अमाउंट का इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो बकायदा आ ही रहा है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी कॉल दिस एज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई सर? बकायदा आ गई है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो P लिखा है ना, ये P को अपन कहते हैं एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है। ये जो P लिखा है ना, इस P को अपन नाम देंगे एक्सेसिव प्रेशर, और यही वाला प्रेशर तो अपन को निकालना है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। इस P को हम नाम देंगे एक्सेसिव प्रेशर, और यही प्रेशर हमको फिगर आउट करके निकालना है, ठीक है। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। अब हम निकालते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। तो ये तो अपने पास हो चुका है, ठीक है। अब यार सेकंड इक्वेशन बेसिकली क्या होगा ना, वर्क इक्वल टू तो आ गया है P इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू डेल्टा, ठीक है। अब हम लोग निकाल चुके हैं सरफेस एनर्जी पहले भी, S इंटू डेल्टा ए, क्या आप लोग को याद है? ठीक है। तो नाउ एज वी ऑलरेडी नो, अब तुम्हें याद हो या ना हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, बोलो हाँ यार। नाउ एज वी नो दैट, इतने जल्दी मत भूल जाया करो। नाउ एज वी नो दैट, अभी भी काफी लोग को याद नहीं आ रहा, अब आया कुछ याद? वर्क इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। अब भी याद नहीं आया तो भाई एक दो क्वेश्चन पीछे पलटो, मिल जाएगा, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू क्या? एस इंटू डेल्टा। और मजे की बात क्या, सबसे शानदार बात क्या कि आपको ना वीडियोस में जो प्लेलिस्ट है ना, आपको उसमें सरफेस एनर्जी के नाम से टॉपिक मिल जाएगा। तो सरफेस एनर्जी देख लेना, पढ़ लेना, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एस इंटू डेल्टा ए। नाउ व्हाट इज बेसिकली डेल्टा ए? तो सर डेल्टा ए का मतलब होता है चेंज इन एरिया। कैसे निकलता है सर? ये फाइनल एरिया माइनस कर दीजिएगा इनिशियल एरिया, बस बात ही खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क इज इक्वल्स टू एस। नाउ व्हाट इज द एरिया फाइनल? तो फाइनल एरिया होता है 4 पाई इंटू फाइनल वाले रेडियस का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 4 पाई और फाइनल रेडियस क्या था अपने पास में? आर प्लस डेल्टा आर, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करेंगे अपन एरिया इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा? रेडियस इनिशियल का स्क्वायर, तो 4 पाई आर का स्क्वायर। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठ गया? यस सर बिल्कुल बैठ गया, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल्स टू, एक काम करो 4 पाई तो कॉमन निकाल लो, तो 4 पाई एस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा फिर यहां से बी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस करेंगे 4 पाई तो बाहर कॉमन आ चुका है, यहां पे करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर? यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। चलिए अब जरा गौर किया जाएगा यहां तक। आर के स्क्वायर से आर के स्क्वायर को निपटा दो यार, आर के स्क्वायर से आर के स्क्वायर को निपटा दो। आ गई ये वाली बात समझ, ठीक है। अब यहाँ पे ना ब्रैकेट के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, और उस पर आपका ध्यान लेने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या होता है, जब ये लिक्विड का ड्रॉप गिरा ना, तो जो एक्सपेंशन हुआ वो बहुत ही कम एक्सपेंशन था, ठीक है। तो फॉर वेरी स्मॉल एक्सपेंशन, जैसे लिक्विड का ड्रॉप गिरा तो उसके अंदर एक छोटा सा एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन के पीछे का रीजन डेल्टा, वो क्या बोलते हैं, एक्सेसिव प्रेशर होता है, ठीक है। अगर लिक्विड ड्रॉप में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, और अगर लिक्विड ड्रॉप में एक्सपेंशन आ रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप या फिर इनसाइड द सोप बबल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर वेरी स्मॉल एक्सपेंशन डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी है, डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी है। और जरा गौर करना, अगर डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है तो डेल्टा आर का जो स्क्वायर होता है दैट बिकम्स एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी है तो डेल्टा आर का स्क्वायर बिकम्स नेग्लिजिबल। अगर डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है, अगर डेल्टा आर की वैल्यू छोटी है तो डेल्टा आर का स्क्वायर जो है दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। तो डेल्टा आर के स्क्वायर को अपन यहां से गायब कर देंगे। जैसे अपन ने डेल्टा आर के स्क्वायर को यहां से गायब कर दिया तो वर्क अपने पास में कितना बचेगा सर? 4 पाई एस को रखो बाहर, ठीक है। 4 पाई एस को रखो बाहर, डेल्टा आर का स्क्वायर नेग्लिजिबल हो चुका है, 2r डेल्टा आर हो जाएगा।
और जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे ना तो 8 पाई एस आर कितना हो जाएगा सर, 8 पाई एस आर, सही जा रहा हूं क्या मैं, 8 पाई एस आर डेल्टा आर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो वर्क आ जाएगा ना वो अपने पास क्या आ जाएगा, 8 पाई एस आर डेल्टा आर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इज ऑल क्लियर फॉर यू, इक्वेशन नंबर 2 इज ऑल क्लियर फॉर यू। अब एक काम करेंगे, दोनों इक्वेशंस को अपन पकड़ के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। बोलो आपको ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, यहाँ तक का फंडा जानदार शानदार तरह समझ में आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करें इसको अपन, ये अपन बात कर रहे थे लिक्विड ड्रॉप की, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड, यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप की बात चल रही है भाई, इसको लिख देंगे अपन एक बार। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के पास एक ही फ्री सरफेस होता है, लिक्विड ड्रॉप के पास एक ही फ्री सरफेस होता है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसको इक्वेट करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई इक्वेट करें। तो अब अपन करते हैं इक्वेट कर दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, P 4 पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा, P इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर, डेल्टा आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है P 4 पाई आर का स्क्वायर डेल्टा आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पाई एस आर डेल्टा आर, क्या हो जाएगा 8 पाई एस आर डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पाई एस आर डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा आप फोकस करिएगा मेरी बातों पे और बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, ठीक है। डेल्टा आर से डेल्टा आर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक आर से एक आर कट जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे 4 से काटेंगे ना 8 को, तो ये कटेगा सर कितने से, 2 से कटेगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे अब जो एक्सेसिव प्रेशर है ना वो अपने पास में कितना आ जाएगा 2s, और इस r को नीचे फेंक देना, दिस becomes 2s by r. This is the excessive pressure inside a liquid drop, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि this is the excessive pressure inside a liquid drop। इसको अपन लिख देते हैं कि this is the excessive pressure inside, this is the excessive pressure inside a liquid drop, दिस इज द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। अब दूसरा मैटर क्या होता है ना कि अगर आपको एक्सेसिव प्रेशर निकालना है सोप बबल पे, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ सोप बबल हैज 2 फ्री सरफेसेस, इस बात को नोट कर लो अच्छे से। नाउ सोप बबल के पास 2 फ्री सरफेसेस हैं, ठीक है। नाउ सोप बबल हैज 2 फ्री सरफेसेस, ठीक है। तो देयरफॉर उसमें जो एक्सेसिव प्रेशर है ना वो हो जाएगा 2s बाई आर इंटू 2 कर देंगे, तो देयरफॉर एक्सेसिव प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे कितना सर, 4s ओवर आर, ठीक है। एक्सेसिव प्रेशर क्या हो जाएगा सर, 4s ओवर आर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो एक्सेसिव प्रेशर ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, ठीक है। एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, बोले हाँ कि ना, यस सर, यहाँ तक का फंडा हमारा सुप्रीम तरह से क्लियर है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा, 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर। और उसके बाद फिर ये रहेगा अपने पास में, अच्छा यहाँ से अपन ने स्टार्टिंग करी थी, और फिर ये रहेगा अपने पास में इसका अल्टीमेट कंक्लूसिव स्टेप। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन, ठीक है। चलिए सर, ओके, दिस इज ऑल डन फॉर यू। एक्सेसिव प्रेशर, चलिए बढ़िया, ये अपना पूरा केस जो है ना वो डन हो चुका है। अब आपको लेके आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ कांटेक्ट? डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ कांटेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस एंड वाटर ग्लास इंटरफेस, ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फिनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी। एक बार ये सवाल आपके हवाले, एक बार सेल्फ ट्राई कर लेना, जो बन जाए एटलीस्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में, तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ साथ अपनी पूरी जानकारियां जो ना इस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में वो बिल्कुल दे सकते हैं। ट्राई करो, बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इस सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज।
चलें फिर करें कहानी को स्टार्ट। यस सर, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसके ना मैं आपको पूरा पहले एक बार डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद ये सीन पूरा क्लियर होता है, ठीक है। जब मैं वाटर और ग्लास इंटरफेस की बात करूंगा ना आपसे, ठीक है, तो वाटर और ग्लास इंटरफेस में क्या होता है कि वाटर जो है ना ऐसे फैल जाता है पूरा, ठीक है। वाटर जो है ना ऐसा पूरा फैल जाता है। और जब मैं आपसे बात करूंगा ना किसकी, मर्क्यूरी और ग्लास इंटरफेस की बात करूंगा, तो अपने पास ग्लास रहा और जो मर्क्यूरी होता है ना वो क्या ऐसा ग्लोब्यूल सा फॉर्म कर लेता है, ठीक है। मर्क्यूरी जो है ना वो ऐसा ग्लोब्यूल सा फॉर्म कर देता है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देख क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि अगर अपन एक टेंजेंट प्लॉट करा, ठीक है, तो टेंजेंट और ग्लास सरफेस ने, टेंजेंट ने और ग्लास सरफेस ने यहां पर जो भी एंगल इंक्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है, टेंजेंट ने और ग्लास के सरफेस ने यहां पर जो भी एंगल इंक्लोज करके रखा है, इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सेम चीज यहां पे देख लेते हैं भाई कि जैसे अपन ने मान लेना एक टेंजेंट अपन ने प्लॉट कर लिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अपन ने यहां पर एक टेंजेंट प्लॉट कर लिया, तो टेंजेंट और ग्लास सरफेस में यहां पे टेंजेंट और ये वाला ग्लास सरफेस, ठीक है, तो यहां पर जो भी एंगल इंक्लोज होता है ना, इसको अपन कह देते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, क्या ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या होता है, तो एंगल, इसको अपन यहां पे नोट कर देते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल। तुम बोलोगे सर एंगल ही तो होगा, लेकिन कहानी सुनो तो थांबा। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल इंक्लोज्ड, इज द एंगल between the tangent on the liquid surface, the tangent, देख लो भैया tangent है, ये वाला भी tangent है, the tangent on the liquid surface, the tangent on the liquid surface, the tangent on the liquid surface and the रेस्टिंग सरफेस, ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर लिक्विड रेस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड द रेस्टिंग सरफेस, और वो सरफेस खुद भी रुका हुआ है, एंड द रेस्टिंग सरफेस, सो दैट एंगल तब बन रहा है सो दैट इनके बीच में लिक्विड इंक्लोज हो रहा हो, ठीक है। जैसे तो वैसे तो क्या होता है, रेस्टिंग सरफेस तो यहाँ पर भी है और अपने पास देखो, या फिर एंगल ना ऐसा भी तो बन सकता था, लेकिन ऐसा एंगल क्यों नहीं बना, क्योंकि इस तरफ लिक्विड इंक्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। एंगल ये वाला ही बन सकता है, लेकिन ये वाला एंगल क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड इंक्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका टेंजेंट और सरफेस के बीच का एंगल तो बिल्कुल जरूर है ये, लेकिन सो दैट द लिक्विड इज इंक्लोज्ड, सो दैट द लिक्विड इज इंक्लोज्ड, ठीक है। आया समझ के नहीं आया? सो दैट द लिक्विड इज इंक्लोज्ड, ठीक है। चलिए, तो अपने पास ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। नाउ डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस एंड वाटर ग्लास इंटरफेस, ठीक है। तो अपन बस के बारे में ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर, ये अपने पास क्या है, वाटर है, H2O वाला केस था, ये अपने पास मर्क्यूरी वाला केस है, और बाकी तो ग्लास का इंटरफेस ही है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो यहाँ पे होता है अक्यूट एंगल, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अडेसिव फोर्स जो है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो अडेसिव फोर्स है ना वो ज्यादा डोमिनेंट है एज वेन कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स। वाटर वाले केस में दूसरे में चिपकने वाली कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, खुद में रहने वाली कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। और मर्क्यूरी वाले केस में क्या होता है कि थीटा मतलब जो है ना एंगल ऑफ कांटेक्ट वो ऑब्ट्यूस एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो वो ऑब्ट्यूस एंगल है, और यहाँ पे जो मर्क्यूरी में जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो थोड़े डोमिनेंट होते हैं एज व्हेन कंपेयर टू द अडेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो थोड़े से डोमिनेंट होते हैं एज व्हेन कंपेयर टू द अडेसिव फोर्सेस, ठीक है। ये वाली आपको बात समझ में आ गई है क्या? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद डिस्कस करते हैं फिनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी, ठीक है। फिनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी को समझने में भी क्या होता है कि अडेसिव फोर्स का ही आपको जिक्र करना पड़ता है, ठीक है। अब देख क्या होता है, यहाँ पे जो ये कोहेसिव फोर्सेस हैं, अडेसिव फोर्सेस हैं, दे आर ऑल वन डर वॉल फोर्सेस, ठीक है। कोहेसिव वन डर वॉल फोर्सेस, ठीक है, वन डर वॉल। तो कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्सेस आर वन डर वॉल फोर्सेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें होता ही है सर कि यहाँ पे जो फोर्स होता है ना, दिस वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिस्टेंस अगर मैं हल्का सा भी कम करूंगा ना तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत तगड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। अब कैपिलैरिटी, अब अपन बात करते हैं कैपिलैरिटी के बारे में, ठीक है। तो कैपिलैरिटी क्या होता है, दिस इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, उसके बाद चीजें क्लियर करता हूँ। तो कैपिलैरिटी इज डिफाइंड, अब तुम मेरे साथ साथ इसको नोट करना शुरू कर सकते हो, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। तो कैपिलैरिटी इज डिफाइंड
as the phenomena, capillarity is defined as the phenomena, capillarity is defined as the phenomena of rise and fall of liquid, capillarity is defined as the phenomena of rise and fall of liquid inside a capillary tube, ठीक है, rise and fall of liquid inside a capillary tube, ठीक है। तो capillary tube के अंदर liquid का rise and fall of liquid, ये जो phenomena है ना, this is basically called as capillarity, ठीक है। अब यार यहाँ पे liquid का rise और fall होता क्यों है? तो जैसे मान लेते हैं अपन, बस खत्म पे ये तो सवाल। जैसे मान लो कि अपने पास ना एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर पानी भर दिया, तो पानी में क्या है कि एडेसिव नेचर बहुत तगड़ा होता है, पानी का जो एडेसिवनेस है ना वो बहुत तगड़ा होता है। तो जो पानी है ना ये इसके सरफेस पे क्या है, चढ़ने का बाकायदा पूरा ट्राई करता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जगह कम हो जाती है। तो कैपिलरी ट्यूब में अगर जगह कम हो गई तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स बढ़ेगा तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा सर, पानी में तो एडेसिव नेचर होता है, तो एडेसिव फोर्स बढ़ेगा, तो एडेसिव फोर्स बढ़ेगा तो जिस वजह से क्या है, लिक्विड जो है ना वो राइज अप कर जाएगा। और मर्करी वाले केस में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि मर्करी वाले केस में कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा होती है। तो जब कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा होगी ना, तो जैसे अब ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स आ गए तो डिस्टेंस कम हो जाता है, तो डिस्टेंस के कम होने से क्या फोर्स बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा। तो मर्करी वाले केस में कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा सर, वहां पे बढ़ जाएगा वो कोहेसिव फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से लिक्विड जो मर्करी का मॉलिक्यूल्स होगा ना वो और पास चिपक के रहने के चक्कर में क्या है, वो लिक्विड का जो लेवल है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी बहुत ही बेहतरीन तरह से, बोले हाँ कि ना। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है, निपटा दिया जाए इसको। कैपिलैरिटी का पूरा फंडा क्लियर हो गया, यस सर पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द असेंट फॉर्मूला ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। असेंट फॉर्मूला अपन को इस बार डिराइव करना है, ठीक है, यस सर शुरुआत देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असेंट फॉर्मूला की बात करी गई है ना, तो असेंट लिक्विड ऊपर की तरफ उठ रहा होगा। कैपिलरी ट्यूब वैसे क्या होती है, बहुत पतली ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब क्या है, वैसे अगर देखा जाए ना तो बहुत ही पतली ट्यूब होती है, लेकिन हम क्या है इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं, ताकि हम इसको सही से डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। आई मेरी बात समझ की नहीं आई? तो लिक्विड ड्रॉप क्या है कि यहाँ पे देखो क्या होता है, ऐसा मैंने ये ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, ये जो है ना ये ऐसे ऐसे क्या है ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे देखो क्या होता है भाई साहब, ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है, ये वाला फंडा अपना सुप्रीम तरह से क्लियर है। तो ये लिक्विड 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 पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब लिक्विड क्या ऊपर की तरफ चढ़ गया, ऑब्वियसली सर लिक्विड जो है ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप चेक करेंगे ना तो सरफेस टेंशन बेसिकली ऐसे काम कर रहा है, यहाँ पे सरफेस टेंशन बेसिकली ऐसे काम कर रहा है इस तरफ, सरफेस टेंशन ऐसे काम कर रहा है इस तरफ। नाउ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर भी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलना बहुत ही शानदार तरह से। तो यहाँ पे काम करेगा सर सरफेस टेंशन, यहाँ पे भी काम करेगा सरफेस टेंशन, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स काम करेगा, यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। चलिए एंगल यहाँ पर कितना है, थीटा के बराबर, एंगल यहाँ पर कितना है सर, थीटा के बराबर, तो ये भी हो जाएगा सर थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ वाला एंगल भी थीटा के बराबर था, तो सर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर, ठीक है। अब जैसे अपन इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आर को जैसे अपन ने ऐसे ऊपर की तरफ रिजॉल्व किया तो दिस बिकम्स आर कॉस थीटा, और जैसे इस आर को अपन ने इस तरफ रिजॉल्व किया तो इट बिकम्स आर साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना, यस सर क्लियर हो गया, ठीक है। सेम काम इस वाले आर के साथ भी हो जाएगा। इस वाले आर को जैसे अपन ने ऐसे ऊपर की तरफ रिजॉल्व किया तो दिस बिकम्स आर कॉस थीटा, और जैसे इस आर को अपन ने यहां पे रिजॉल्व किया दिस बिकम्स आर साइन थीटा। तो ऑल द आर साइन थीटा कंपोनेंट्स विल बी कैंसिलिंग आउट ईच अदर इन पेयर्स, लेकिन जो लिक्विड को ऊपर उठाने का जो फोर्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है सर, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना काम करेगा, पहले इस बात पे गौर करना, ठीक है। टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल फोर्स ऊपर की तरफ कितना काम करेगा, पहले इस बात पे गौर करते हैं अपन, ठीक है। तो सर एक पॉइंट पे काम करेगा आर कॉस थीटा, और ऐसे कुल मिलाकर के 2 पाई आर नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आप इसका ना टॉप व्यू लेके चलेंगे ना, तो बस इस वाले की और इस वाले की बात करिए अपन ने अभी, जब इसका अपन पूरा टॉप व्यू लेके चलेंगे ना तो एक पॉइंट पे आर कॉस थीटा, ऐसे कुल मिलाकर के 2 पाई आर पॉइंट्स हैं, तो आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई क्या, पक्का? यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं।
चलें फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, ठीक है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स यहाँ पे जो काम करेगा ना, वो आप जरा समझते हुए चलें। टोटल अपवर्ड फोर्स बेसिकली कितना काम करेगा, एक पॉइंट पे आर कॉस थीटा, और ऐसे कुल मिला करके अपने पास कितने पॉइंट्स होंगे सर, 2 पाई आर पॉइंट्स होंगे। आर इज द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। ये अपने पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब डाउनवर्ड फोर्स कितना काम करेगा सर, वेट के बराबर, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना काम करेगा सर, वेट के बराबर। तो वेट अपने पास कितना होता है, mg। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू कितने हाइट तक ऊपर लिक्विड जो है वो उठ चुका है। तो अपन मान लेते हैं कि असेंट हाइट जो है ना वो h के बराबर है, ठीक है। तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये अपने पास जी आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब अपन करेंगे दोनों इक्वेशंस को इक्वेट, तो अपने पास कितना बन जाएगा, h इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा बाई आर रो जी। काटा पीटी मचा करके देख लीजिएगा। तो असेंट फॉर्मूला अपने पास में आ चुका है 2s cos थीटा बाई आर रो जी के बराबर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, याद रखा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है हमें, ठीक है। पक्का पक्का पक्का, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो दिस वाज द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर असेंट फॉर्मूला, हो गया असेंट फॉर्मूला। फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू बबल फॉर्म्ड व्हेन टू बबल्स कोलीज, ठीक है। जब दो बबल्स आपस में जुड़ जाते हैं, एक बबल दूसरा बबल, ठीक है। तो इसको मिला करके जो बबल बनेगा ना उसका रेडियस क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। इसको मिला करके जो बबल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, ये बोला गया, ठीक है। अब एक बात समझना कि दोनों का रेडियस, जैसे मान ले इसका रेडियस कितना है सर, इसका रेडियस r1 है, और इसका रेडियस कितना है सर, इसका रेडियस r2 है। तो जो अल्टीमेट रिजल्टेंट बबल है उसका रेडियस अपन r मान लेते हैं, ठीक है। तो होता है क्या है, p1v1 प्लस क्या हो जाएगा, p2v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, p इंटू वी, ठीक है। ये अपने पास 100 बबल है, एक्स एक्सप्रेशन इज 4s बाई आर, तो 4s बाई r1। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो r1 का क्यूब। उसके बाद 4s बाई r2, उसके बाद अपने पास वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r2 का क्यूब। यहां तक का फंडा भी पूरा क्लियर है। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, 4s बाई r, और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर? सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब देख क्या होता है, 4 पाई 4s/3, ठीक है। 4 पाई 4s/3, 4 पाई 4s/3 कॉमन है, तो 4 पाई 4s/3, 4 पाई 4s/3, 4 पाई 4s/3 कॉमन है, काट दो इसको। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, r1 का स्क्वायर, ओके ओके ओके, r2 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे भी तो वही चीज होगा, r का स्क्वायर। तो जो आपसे रेडियस पूछ के रखा था ना, वो रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसका तुम्हें था इंतजार, यही था वो फॉर्मूला ना, यही था ना वो फॉर्मूला जिसका तुम्हें इंतजार था। तो ये आ गया अपने पास में रेडियस ऑफ द फाइनल बबल फॉर्म, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो गया है सर। आगे बढ़ जाओ, डिस्कस मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द सरफेस फिल्म, ठीक है। तो यार मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर रेंज दो मॉलिक्यूल्स के बीच की वो सफिशिएंट दूरी होती है जहां तक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कंसिडरेबल रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उन दो मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर रेंज से ज्यादा दूरी पर रख दिया ना, तो फिर उनके बीच में जो इंटरेक्शन है ना वो बहुत ही वो खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ना ये जो दूरी है ना वो मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर रेंज है, ठीक है। अब जैसे मान ले मैं इसको ना दूर लेके चले आता हूं, ठीक है, तो यहां पर भी मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर रेंज के आसपास ही है, तो यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडरेबल है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और दूर लेके चला गया ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो इनकंसिडरेबल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर रेंज वो दूरी होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंसिडरेबल, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अपन इसको लिख देते हैं कि मॉलिक्यूलर रेंज, क्या लिखेंगे अपन इसके लिए कि मॉलिक्यूलर रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस between two molecules. Molecular range is the maximum distance between two molecules, दो molecules के बीच की maximum दूरी till which the force of attraction is considerable, ठीक है। तो molecular range is the maximum distance between two molecules up to which
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंसिडरेबल, ठीक है, अप टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अप टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंसिडरेबल, ठीक है, अप टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंसिडरेबल। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है सर? उसके बाद फिर आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर रेंज है 4 नैनोमीटर, ठीक है, तो 4 नैनोमीटर मान करके अगर मैं एक स्फीयर बना दूं, 4 नैनोमीटर का रेडियस मान करके अगर मैं एक स्फीयर बना दूं, तो वो जो स्फीयर बनेगा ना, उसे कहा जाएगा स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? उसे कहा जाएगा फिर क्या? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्या कहेंगे उसको सर? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें जरा अपन कलाकारी करते हैं थोड़ी सी, पहले इसमें थोड़ी सी कलाकारी। यस सर, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, यहाँ पूरा लिक्विड है यार, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये बाकायदा पूरा लिक्विड भरा हुआ है ना, इसके अंदर भी, यहाँ भी भरा हुआ है पूरा लिक्विड, यहाँ भी भरा हुआ है पूरा लिक्विड, ठीक है। अब तो अपन तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने मान लिया कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ना एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस जो है वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर रेंज कितना अपने पास, तो सर मान लेते हैं मॉलिक्यूलर रेंज 4 नैनोमीटर, ठीक है। तो 4 नैनोमीटर का रेडियस मान करके अगर मैं एक स्फीयर बना दूं, ठीक है, 4 नैनोमीटर का रेडियस मान करके, 4 नैनोमीटर का रेडियस मान करके अगर मैं एक स्फीयर फॉर्म कर देता हूं ना, तो ये जो स्फीयर बना है ना, इसे कहा जाएगा स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस। ये जो स्फीयर बन गया है इसे कहा जाएगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। और इसका जो रेडियस होगा ना, दिस रेडियस विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे यहां पे कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज द स्फीयर around a central molecule is the sphere around a central molecule is the sphere around a central molecule is the sphere around a central molecule having radius equal to the molecular range, ठीक है, having radius equal to the molecular range। इसका जो रेडियस होगा ना, this is equal to the molecular range itself, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है? having radius equal to the molecular range itself, ठीक है। अब उसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद यहाँ पे जो अगला मसला है ना, वो किसके बारे में है? सरफेस फिल्म के बारे में। तो सरफेस फिल्म क्या होती है? देखो भाई, अगर लिक्विड का ना अपन ने टॉप नॉच सरफेस ऐसा मान लिया, ठीक है, जिसकी जो विड्थ है ना, इसको अपन रख लेते हैं मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, ठीक है। तब यहाँ पर जो पूरा सरफेस फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पर जो पूरी पट्टी फॉर्म हो रही है ना, इसे कहा जाएगा सरफेस फिल्म। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। आई बात समझ? यहाँ पर जो पूरी पट्टी फॉर्म हो रही है, लेट मी नेम दिस A, B, C and D, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड है हैविंग थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, topmost layer of liquid having width equal to the surface film, ठीक है, सॉरी, having width equal to the molecular range, ठीक है। molecular range के बराबर की उसकी width है, having width equal to the molecular range, having width equal to the molecular range is called surface film, is called as the surface film, ठीक है। और हम देख सकते हैं डायग्राम के हिसाब से कि ABCD in the figure, तो हम देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने ABCD बना के रखा है ना, ABCD इज द सरफेस फिल्म, ठीक है। मैं चाहूंगा पहले आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन है सर, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लेंगे यहाँ पे लिखे हुए सारी चीजों का स्क्रीनशॉट। जल्दी करिए, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन है सर, ठीक है। निपटा दें इसको, क्लियर। इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1, जहां पे क्वेश्चन 8 थे, 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक सवाल का सोल्यूशन जो है ना, वो बाकायदा समझ में आया होगा, आपको लगा होगा कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर सच में इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें
आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा चेक करते हुए चलते हैं, कोई वीडियो रिलीज हुआ तो उस पर क्या कमेंट्स आ रहे हैं आपके, क्या फीडबैक्स आ रहे हैं आपके, बिकॉज आपके फीडबैक्स पे काम करते हुए ही वीडियोस की जो क्वालिटी है वो इस टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।